जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस में काफ़ी बम्पर वैकेंसी यहाँ पर लगभग 13,000 प्लस पोस्ट पर जो कि वैकेंसी यहाँ पर आने वाला है, ये वैकेंसी जो कि मार्च में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको अभी से ही तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप वैकेंसी आने के बाद तैयारी में लगेंगे तो आप काफ़ी देर कर देंगे और ऐसे में आपका एग्ज़ाम शायद आप सिलेक्शन तक ना पहुँच पाएँ। तो इसलिए आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। तैयारी कैसे करना है, कौन से बुक पढ़ना है, कौन से सिलेबस का आपको देखना है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो। इस वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम ही आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और इस चैनल से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता रहेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हर पल की नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। तो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट जीके जैसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो कि हम आपको पूरे डिटेल में करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी। चार ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, ये 1922 हुआ था। यानी कि महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन को स्थगित किए थे चौरी चौरा घटना के कारण, कि 1922 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था, आप सभी को लगभग पता होगा। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, ये 1928 में होगा। और नहीं पता होगा तो इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हो सकता है ये आपके अगले एग्जाम में यही पूछ ले आपकी ये कब हुआ था, कुछ ऐसे नाम दे दे और पूछ ले कब हुआ था। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। तो आप अब बता सकते हैं आसानी से कि कौन सी घटना जो कि सबसे पहले हुआ था। तो आसानी से बता सकते हैं रॉलेट एक्ट की घटना, जो कि सबसे पहले 1917 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। तो आई होप कि आप सभी को ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप इसे नोट कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है इस बात का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया था। चार ऑप्शन आपको मिल रहे हैं और सारे इम्पोर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन आपको जो कि सुत पीठक मिल रहा है, फिर यहाँ पर विनय पीठक, फिर यहाँ पर अभिधम पीठक। तो यहाँ पर क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सुत पीठक जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। तो यहाँ पर लोथल हो जाएगा। लोथल वर्तमान में किस राज्य में है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस के एग्जाम में पूछे गए हैं। बिहार पुलिस या फिर अगर आप कर रहे हैं तैयारी अभी यहाँ पर एक्साइज कांस्टेबल का, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर है कि कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे। तो याद रखिएगा, कृष्णदेव राय जो राजा थे तो वो कहाँ के थे? तो वो विजयनगर साम्राज्य के, जो कि यहाँ पर विजयनगर के राजा थे, यानी कि वहीं के ये शासक थे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, 1936 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाई थे, याद रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का। तो इन दोनों को याद रखिए, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हरिहर एवं बुक्का यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का ने कब किया? तो 1936 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में जो कि किसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों याद रखिएगा, इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और इस आंदोलन जो कि सबसे पहले नेतृत्व किसने किया था? तो मंगल पांडे के द्वारा जो नेतृत्व किया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा, लखनऊ से नेतृत्व जो कि हजरत महल ने किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर। और वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा और साथ साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करिएगा अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो। कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण क्या था। अभी हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि चौरी चौरा कांड के कारण जो कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब यानी कि बंद कर दिया था। कब क्या था? याद रखिएगा, 1922 ईस्वी में इसको रोक दिया था, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन को। और असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था और 2 साल बाद 1922 में इसको स्थगित कर दिया गया था। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, ये जो कि पूछा गया था दरोगा के एग्जाम में भी पिछली बार कि भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती है। तो याद रखिएगा, भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती है? तो ये भिखाजी रुस्तम कामा के कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारे भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे की डिजाइन जो है वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा,
कई बार आपसे वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा जहांगीर का मकबरा जो स्थित है वो स्थित है लाहौर में। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि अंत्योदय जो अभी यहाँ पर आप डीलर के यहाँ पर राशन लेते हैं तो अंत्योदय कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कि अंत्योदय का विचार किसने दिया था सर्वप्रथम। तो याद रखिएगा अंत्योदय का विचार जो सर्वप्रथम दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। और ये कौन से आंदोलन से संबंधित है, विनोबा भावे के बारे में कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा ये भूदान आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिएगा कि सामवेद ग्रंथ है। तो सामवेद कौन सा ग्रंथ है। तो याद रखिएगा सामवेद की मैंने इससे पहले जो अभी एसएससी का एक सीरीज चला रहा था मैं एमटीएस और सीएचएसएल के लिए, उसमें भी हमने इस क्वेश्चन के बारे में सारे वेद के बारे में डिटेल में बताया था। यहाँ पर फिर भी मैं बता देता हूँ सामवेद के बारे में। याद रखिएगा सामवेद का संबंध जब भी यहाँ पर गायन वादन या नृत्य से आए तब आप सामवेद का आंसर लगाइएगा। तो यहाँ पर मंत्रों का गायन के रूप में, तो यहाँ पर ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कि वर्तमान में सिंधु घाटी की उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के जो उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए, तो हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कि वेदांग कुल कितनी है, यानी कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, अब इसको वीवीआई कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है और अक्सर कैंडिडेट्स को मानते हैं कि हम सही करके आए हैं बट वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे मैंने पिछली कम्युनिटी में शायद 2 दिन पहले कम्युनिटी में भी क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि यहाँ पर लोग यहाँ पर 4 आंसर क्लिक किए, जबकि ये गलत है दोस्तों। क्यों गलत है, क्योंकि हम यहाँ पर वेद नहीं पूछ रहे हैं, वेदांगों के बारे में पूछ रहे हैं। वेद अगर आपसे पूछे कि वेद कितने हैं तब आप यहाँ पर 4 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वेदांग के बारे में पूछ रहा है तो याद रखिएगा वेदांग 6 हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि 1605 ईस्वी में मुगल सूबों की कुल संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा 1605 ईस्वी में जो कि मुगल सूबों की संख्या कितनी थी, तो वो 15 थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय, यहाँ पर 2 ऑप्शन जो कि नीचे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन इसी दोनों में है इसलिए मैं यहाँ पर इसको चलिए नीचे ही रहने दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए इसकी स्थापना कौन हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे, इसके बारे में आप लोग कमेंट में लिखिएगा। और आप लोगों में से किस किस का सपना है बिहार पुलिस में जाना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो ये जो सिंह विष्णु के द्वारा पल्लव वंश की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत में जो अनुकूल परिस्थितियाँ यानी कि मौसम उसके अनुकूल होना चाहिए, तो वो कहाँ पर पाया जाता है। तो याद रखिएगा वो जो कि खंभात की खाड़ी में पाया जाता है अनुकूल मौसम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखिएगा उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा राज्य, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। बॉक्साइट क्या है, तो ये एल्यूमिनियम का जो कि प्रमुख अयस्क है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो याद रखिएगा पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो राज्य यहाँ पर याद रखिएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कि कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया। चलिए यहाँ पर चारों ऑप्शन में दिखाता हूँ ताकि आप सही कथन को यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे। दोस्तों आप वीडियो को रोक कर खुद भी आंसर करने की कोशिश करिएगा ताकि आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन आपको सही हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन आपका देखो गलत हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए यहाँ पर कौन सा जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर सही कथन आपसे पूछ रहा है। तो पहला जो यहाँ पर दिया गया है कि विषुवत रेखा में ध्रुवों की ओर तापमान बढ़ता है, ये बिल्कुल घटता क्योंकि तापमान वहाँ पर घट जाएगा। दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडलीय दबाव घटता है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि बढ़ जाता है।
अगला यहाँ पर विषुवत रेखा में ध्रुवों की ओर वायुमंडलीय दबाव समान रहता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान जो कि घटता है, बिल्कुल सही है, तापमान घट जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि सूर्य के परितः एक परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो सबसे अधिक समय कौन से ग्रह को लगता है, तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक समय जो लगता है तो सबसे लंबा ग्रह आप सभी को पता होगा ये बृहस्पति को लगेगा सबसे अधिक समय, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि हीराकुंड विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा हीराकुंड विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कि पाकिस्तान और चीन को कौन जोड़ता है। तो याद रखिएगा पाकिस्तान और चीन को कौन सा मार्ग जो कि जोड़ता है, कि यहाँ पर मैकमोहन राजपथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सॉरी हम माफ चाहता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा काराकोरम राजपथ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकोरम राजपथ, याद रखिएगा, जो कि पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है एक साथ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कि भारत में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है। तो भारत में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है, तो ये लेह और लद्दाख, याद रखिएगा लेह कमा लद्दाख भी यहाँ पर लिख लीजिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हो सकता है आपको यहाँ पर ऑप्शन में लेह ना मिले। तो लेह और लद्दाख जहाँ पर कि सबसे कम वर्षा होती है या न्यूनतम वर्षा आप बोल सकते हैं। और आप अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिकतम वर्षा कहाँ पे होती है, तो याद रखिएगा मासिनराम मेघालय में, याद रखिएगा मासिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कि टोटा जनजाति के लोग अधिकांशतः किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो टोटा जनजातियों के लोग अधिकांशतः किस पहाड़ी में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कि चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है। तो चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है, तो याद रखिएगा ये शिवालिक पहाड़ी के नीचे स्थित है चंडीगढ़, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कि गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको एक जो आंसर सही चुनना है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से गुजरती है और बिहार से तो है ही, हरियाणा राज्य से बिल्कुल गंगा नदी नहीं गुजरती है, यानी कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से तो गुजरती ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य से गंगा नदी जो कि नहीं गुजरती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कि प्राचीन भारतीय भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, तो किसका सूचक था, रत्नाकर नाम। तो याद रखिएगा रत्नाकर नाम जो सूचक था वह हिंद महासागर का, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा हिंद महासागर जो कि प्राचीन भारतीय भूगोल में रत्नाकर नाम से प्रसिद्ध था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कि उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये दोस्तों स्थित है भागीरथी नदी के तट पर, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कि नवेली किस धातु की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा नवेली जो किस धातु के खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है लिग्नाइट के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी कोयला का जो एक प्रकार है, याद रखिएगा कोयला का ही एक प्रकार। कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सर्वोत्तम कोयला का अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो सर्वोत्तम कोयला जो याद रखिएगा वो एंथ्रासाइट होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी फंसाने वाला है और काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो कि कन्फ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैं इसको VVI लिखता हूँ, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है। दोस्तों मैं अगर बात करूँ राष्ट्रपति शासन की, तो अधिकतम यहाँ पर जो लगाया जाता है वो 1, 2 या 6 मंथ के लिए लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि अधिकतम कितनी अवधि के लिए, यानी कि कितने दिन तक लगाया जा सकता है। तो दोस्तों वो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। किस परिस्थिति में, तो आपको अगर बता दूँ 6 माह तक 2 बार चुनाव करवा लिया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 6 के ग में ये चीज़ का वर्णन है, अनुच्छेद 6 के ग में कि अगर राष्ट्रपति के पद पर कोई नया मतलब यहाँ पर नियुक्ति नहीं की जाती है, तब यहाँ पर राष्ट्रपति किसी आपातकालीन परिस्थिति में, जब यहाँ पर आपातकालीन परिस्थिति आ जाता है, तो यहाँ पर 3 वर्ष तक, 1 वर्ष 2 वर्ष या 3 वर्षों तक जो कि शासन कर सकता है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि अधिकतम कितनी अवधि तक, तब यहाँ पर 3 वर्ष आंसर लगाइएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर
कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा जो कि सुमेलित नहीं है, यहाँ पर उच्च जो कि न्यायालय दिया गया है और फिर यहाँ पर स्थापित दिया गया है। ये क्या है कि कौन सा न्यायालय कहाँ पर स्थापित है, याद रखिएगा। तो कर्नाटक का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो याद रखिए कर्नाटक का उच्च न्यायालय जो कि बेंगलोर में है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का जो कि भोपाल में है। राजस्थान का यहाँ पर जो कि जोधपुर, ये भी यहाँ बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर केरल का जो कि यहाँ पर तिरुवनंतपुरम है, जबकि यहाँ पर ये यहाँ पर गलत दिया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो कि गलत हो जाएगा और हमको यहाँ पर गलत ही पूछ रहा था, यानी कौन सा मिलत नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मानदंड शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने के अधिकार को संरक्षण देता है। चलिए चारों ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो याद रखिएगा अल्पसंख्यकों को जो कि अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने के अधिकार देता है। तो कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, तो याद रखिएगा वो अनुच्छेद 30 में मिलता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर कि संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए, तो याद रखिएगा उसके कुल सदस्यों की संख्या का लगभग 1/10 भाग जो कि होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या जो कि अर्थ होता है, तो याद रखिएगा कि कानूनों की जो कि संवैधानिक वैधता का परीक्षण होता है। याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो याद रखिएगा ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो गांव के सभी वयस्क के कहने का मतलब कि जिनकी भी एज 18+ हो गए या 18 होगा तो वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख के बारे में नहीं, सदस्य के बारे में पूछा था क्वेश्चन में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है, तो याद रखिएगा अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है, तो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के आधार पर। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, यह कथन है। तो दोस्तों ये कथन किसका है, ये क्वेश्चन, ये कथन वाले क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा, इसे भी नोट करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि यहाँ पर KT शाह का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिए और कम से कम अपने 5 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर देखिएगा कि राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन के लिए विधेयक संसद में किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संबंधित राज्यों के विधानमंडल से। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर कि राष्ट्रपति का 5 वर्षीय कार्यकाल उस तिथि से प्रारंभ होता है जिस तिथि से वो, तो दोस्तों राष्ट्रपति का पहले जो कि शपथ ग्रहण होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर चुनाव होता है, चुनाव के बाद उसका फिर शपथ ग्रहण होता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उनको यहाँ पर शपथ दिलाया जाता है। और शपथ दिलाने के बाद वो कार्यभार शुरू करते हैं, यानी कि अपना कार्यभार जो होता है वो उसे ग्रहण करते हैं। और जब ये कार्यभार ग्रहण करते हैं उसी दिन से जो कि इनका कार्यकाल शुरू हो जाता है, यानी कि 5 वर्षों का जो कार्यकाल होता है। आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्षों का होता है, तो वो कार्यकाल जिस दिन से शुरू होता है तो वह जिस दिन से अपना कार्यभार को ग्रहण करते हैं यानी कि संभालते हैं, उसी दिन से उनका वो 5 वर्ष काउंटिंग शुरू हो जाता है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर कि किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, तो याद रखिएगा किस स्थिति में जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, तो वो जारी किया जाता है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के प्रत्यक्षीकरण में। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर कि किस वर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा कि भारतीय
नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था? कि वर्ष 1976 में शामिल किया गया था। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन था, यानी कि क्या संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने व्यक्तियों को चुन सकता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के लिए कितने व्यक्तियों को चुन सकता है? तो अपने सभी सदस्यों को यानी कि 12 को चुन सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर 4 मत लगाइएगा वरना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके डिपेंड है वो कितना चुन सकता है, तो वो सभी को चुन सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो याद रखिए सक्षम निकाय कौन सा है? तो वो संसद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।